अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हादी ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है कार्सिनोमा ऑफ स्टमक। इट इज़ द मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द जीआईटी ट्रैक एंड मेन इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं मोस्टली जिनकी एज 50 से ऊपर हो जाती है। फिर उसके बाद आते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स जो इस कार्सिनोमा को लीड करते हैं। तो उनमें आता है सबसे पहले क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक है। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक करता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये इन्फेक्शन काज करता है जिसकी वजह से हमारे स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। इसे हम कहते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। इसके अलावा कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं, जैसे अगर हम अल्कोहल की इंटेक ज़्यादा कर दें, स्पाइसी फूड खाएं, स्मोक्ड फूड खाएं, या उसके अलावा नाइट्रेट इंजेक्शन करें, तो ये सारे काजेज़ हैं, ये लीड करते हैं कार्सिनोमा ऑफ स्टमक को। नाइट्रेट्स हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स में भी प्रेजेंट होता है। जब ये स्टमक के अंदर जाता है तो स्टमक के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, इस नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करता है कार्सिनोजिन नाइट्रोसमाइन में। इसके अलावा अगर हम फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स के साथ साथ विटामिन सी और विटामिन ए के इंटेक को कम कर दें तो फिर भी हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ स्टमक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक होता है पर्नीशियस एनीमिया, ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर B12 विटामिन की डिफिशियंसी होती है और एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल बहुत कम हो जाती है। फिर स्मोकिंग या हैवी अल्कोहल इंटेक की वजह से भी कार्सिनोमा ऑफ स्टमक हो सकता है। इसके अलावा हम अगर पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी या गैस्ट्रोजिजनोस्टोमी करते हैं, ये दो प्रोसीजर हैं। पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में हम लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक को रिमूव करते हैं और गैस्ट्रोजिजनोस्टोमी में हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक स्टमक को और जिजनम को आपस में मिला देते हैं। तो इन दोनों प्रोसीजर में क्या होता है, ये होता है ड्यू टू इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। ठीक है, ये मेटाप्लेजिया हम उससे कहते हैं जब एक टाइप ऑफ सेल कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरी टाइप ऑफ सेल में। ठीक है, तो जब हम ये दो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो इंटेस्टाइन के सेल जो हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं इन द स्टमक, जिसकी वजह से इंक्रीज द रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर होते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में हम जब स्टमक और इंटेस्टाइन को आपस में एनास्मोज करते हैं तो इंटेस्टाइन के सेल स्टमक के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें साइड्स की, तो पाइलोरस और एंट्रम के अंदर 50 to 60% चांस होता है कि वहाँ पर जो आउटलेट है ना, जिधर से खुराक जो है वो इंटेस्टाइन में जाती है, वो आउटलेट बंद हो जाए। ठीक है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ड्यू टू इंक्रीज इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। जबकि बॉडी ऑफ स्टमक एंड ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक में 20 to 30% चांसेस होते हैं कि वहाँ पर कोई अल्सरेटिव मास बन जाए। ठीक है, ग्रोथ हो जाए। कार्डिया जो होता है वहाँ पर 20% चांसेस होते हैं, और जो फंडस है जो सबसे ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर, इसमें 5 to 20% चांसेस होते हैं प्रोड्यूसिंग डिस्फेजिया। डिस्फेजिया ऐसी कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टी इन द स्वॉलिंग होती है। ठीक है, जब खुराक एसोफेगस स्टमक में एंटर होगी, अगर तो यहाँ पर फंडस में 5 to 20% वो मैस प्रेजेंट होगा तो हमें डिफ़िकल्टी होगी स्वॉलिंग करते हुए। अब बात करते हैं इसकी टाइप की। तो सबसे पहली टाइप है इंटेस्टिनल टाइप एडिनोकार्सिनोमा। क्या होता है कि एक तो उसकी वजह यह है कि जब ऑटो इम्यूनिटी एसोसिएटेड विद द पर्नीशियस एनीमिया, यानी प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल बिकम डिक्रीज, तो तब हमारे पास इंटेस्टिनल टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा अकर होता है। या दूसरी वजह क्या है कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ये काज करता है उधर इन्फेक्शन। जब उधर इन्फेक्शन काज करे तो वहाँ पर होगी इन्फ्लेमेशन, जिसे हम कहेंगे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक को हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। तो ये गैस्ट्राइटिस काज करवाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से क्या होता है कि स्टमक के जो सेल्स हैं वो मेटास्टेज हो जाते हैं इंटेस्टिनल साइज के साथ। ठीक है, यानी स्टमक के सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं विद इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं उनके साथ। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस टाइप के कैंसर को कहते हैं हम इंटेस्टिनल टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। फिर आती है दूसरी टाइप जिसे कहते हैं हम डिफ्यूज एडिनोकार्सिनोमा। ये बहुत अर्ली एज में हो जाता है विद नो मेल प्रीडोमिनेंस, यानी बहुत जेंडर मेल और फीमेल में ये सेम रेशो में अकर होता है। इसके अलावा क्या है कि इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, इसमें अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ये वैसे ही हो जाता है। ठीक है, जेनेटिक चेंजेस की वजह से। अब दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है कि एक के अंदर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से ये कैंसर डेवलप हो जाता है जो कि काज करवाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और जबकि दूसरे के अंदर जेनेटिक चेंजेस की वजह से ये होता है। और दोनों के अंदर म्यूकस सेल जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये ट्यूमर बनता है।
अब अगर इसकी स्प्रेड की बात करें तो ये स्टमक वाल से परफोरेट होकर पेरिटोनियल कैविटी में चला जाता है, जहाँ पर ग्रोथ की वजह से एसाइटिस कंडीशन काज करता है। दूसरा है लिम्फेटिक स्प्रेड। लिम्फ नोड्स अराउंड द स्टमक जितनी भी होंगे उनके सब के अंदर कैंसर काज कर सकता है, ठीक, उधर स्प्रेड हो सकता है। स्टमक के लिम्फ नोड के अंदर स्प्रेड होने के बाद ये फिर चला जाता है थोरेसिक डक्ट के अंदर, वहाँ पर स्प्रेड करते हुए ये लेफ़्ट साइड के सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स के अंदर चला जाता है, जिन्हें हम विर्चू नोड्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टमक हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है, तो ये लेफ़्ट साइड के सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स तक भी स्प्रेड कर लेता है, जिन्हें हम विर्चू नोड्स कहते हैं। और फिर अगर हम बात करें तो स्टमक के अंदर जो ये ट्यूमर बनता है, कैंसर बनता है, ये वहाँ से डिस्पैच हो जाता है, ठीक है, डिसलॉज हो जाता है, एम्बुलस बन जाता है, एम्बोलिज्म, ठीक है। ये ट्रैवल करता हुआ स्टमक से इंटेस्टाइन में आ जाता है और इंटेस्टाइन से थ्रू पोर्टल वेन ये लिवर के अंदर चला जाता है। जब लिवर के अंदर चला जाता है तो फिर सिस्टेमिक पूरे ब्लड स्ट्रीम में ये स्प्रेड हो जाता है। फिर आते हैं सिम्टम्स, जिनके अंदर आता है एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन सिमिलर है पेप्टिक अल्सर के पेन से, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पेप्टिक अल्सर का जो पेन होता है वो ड्यू टू द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एसिड की सेक्रीशंस को ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पेन होता है। लेकिन एपिगैस्ट्रिक पेन और पेप्टिक अल्सर पेन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि एपिगैस्ट्रिक पेन जो होता है ये एंटासिड लेने से ठीक नहीं होता, जबकि पेप्टिक अल्सर का पेन एंटासिड लेने से ठीक हो जाता है। एपिगैस्ट्रिक पेन जो होता है नॉट पीरियडिक, वक्फे से नहीं होता, ठीक है, लगातार होता है। लेकिन जो पेप्टिक अल्सर के पेन है वो वक्फे से होता है। एपिगैस्ट्रिक वाला पेन जो होता है इज़ नॉट रिलीव बाय ईटिंग और वोमिटिंग। जब हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, या वोमिट करते हैं तो एपिगैस्ट्रिक का पेन ठीक नहीं होता, क्योंकि ये तो कैंसर से है। लेकिन जो पेप्टिक अल्सर वाला पेन है ये ड्यू टू द HCl फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो HCl जब हम वोमिट करते हैं या ईटिंग करते हैं तो हमारे पास उसकी एसिड की सेक्रेशन जो है वो सप्रेस हो जाती है कुछ वक्त के लिए, तो फिर हमारे पास कुछ देर तक रिलीफ मिल जाता है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। फिर दूसरा सिम्टम आता है लॉस ऑफ एपिटाइट। जब कैंसर होगा तो बंदे को भूख नहीं लगेगी, उसकी वजह से वेट लॉस होगा। फिर डिस्फेजिया कंडीशन तब होगी जब कार्डिया के करीब कैंसर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर लास्ट में आता है वोमिटिंग। अगर तो कैंसर पाइलोरस के अंदर हो तो वहाँ पर क्या होगा, पाइलोरिक स्टीनोसिस। पाइलोरिक स्टीनोसिस क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर कैंसर सेल की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से स्टमक का जितना कंटेंट है वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता, ठीक है। तो वो दोबारा पीछे बैकवर्ड रीगर्गिटेट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वोमिटिंग होती है और एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट एंड डिस्टेंशन होती है। फिर साइंस इसके ये हैं कि जब स्टमक कैंसर होगा तो उसके अंदर वेस्टिंग एट पॉलर, यानी बंदा वीक नज़र आएगा और जर्द पेल नज़र आएगा। इसके अलावा पाल्पेबल लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड जिन्हें हम विर्चू नोड्स भी कहते हैं और ट्राइजियर साइंस भी कहते हैं। इसके अलावा पाल्पेबल एपिगैस्ट्रिक मास होगा। और फिर मेटास्टेसिस कहते हैं कि एक टाइप ऑफ सेल कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरी टाइप ऑफ सेल के अंदर। तो अगर तो ये स्टमक का कैंसर मेटास्टेस होता है और पेरिटोनियम कैविटी में जाता है तो वहाँ पर एसाइटिक कंडीशन काज करेगा। अगर ये लिवर के अंदर मेटास्टेसिस होता है तो फिर लिवर के अंदर जॉन्डिस और हेपेटोमेगैली की कंडीशन काज करता है। इन्वेस्टिगेशंस की बात की जाए तो ट्यूमर को देख एस्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं या बायोप्सी करते हैं, उस टिश्यूज़ को ले लेते हैं, फिर बाद में लेबॉर्ट्री में जाकर चेक करवाते हैं, या हम बेरियम मील स्टडी करते हैं, या CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी हम सिर्फ तभी करते हैं जब अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर हो, ठीक है। फिर आता है पैलेटिव मेजर्स, यानी वो प्रोसीजर्स जो हम परफॉर्म करते हैं टू डिक्रीज़ द सिम्टम्स। इसमें हम बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को किसी हद तक कम करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम एंडोस्कोपिक लेज़र ऑपरेशन करते हैं। अगर तो कार्सिनोमा कार्डियम में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वहाँ हमें डिफ़िकल्टी इन द स्वॉल्विंग होती है। तो उस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लेज़र ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, यानी लेज़र के थ्रू हम उस ट्यूमर को ख़त्म करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक डायलेटेशन, एंडोस्कोपी के ज़रिए हम उस एरिया को डायलेट करते हैं ताकि वो ईज़िली स्वैलो कर सके। तीसरा क्या करते हैं, इंजर्शन ऑफ मेटेलिक स्टंट, वहाँ पर स्टंट लगा देते हैं ताकि ईज़िली हम स्वेलिंग में आसानी हो सके। अगर बात की जाए न्यूट्रिशन की तो हमने पढ़ा है कि परनीशियस एनीमिया भी एक काज हो सकता है गैस्ट्रिक कैंसर का, तो उसको हम ऐसी न्यूट्रिएंट्स लेंगे, ऐसी चीज़ें लेंगे जिसके अंदर ये करेक्ट हो सके। फिर बात की जाए अगर प्रोग्नोसिस की तो ओवरऑल 5 ईयर सर्वाइवल रेट है 10%, ठीक है। लेकिन अगर तो हम ऑपरेशन करवा लेते हैं, सर्जरी करवाते हैं, तो फिर क्या होता है कि 5 ईयर सर्वाइवल रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं अप टू 20%। फिर ये नोट कर लें कि गैस्ट्रिक लिम्फोमा हमारे पास प्राइमरी टाइप है ट्यूमर की। मोर देन 95% ऑफ द गैस्ट्रिक लिम्फोमास आर नॉट Hodgkin's B cell lymphomas arising from the mucus associated with the lymphoid tissues MALT। ये लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस।